हेलो एवरीवन। हमारे इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी करंट अफेयर्स, जिसमें कि हम जो न्यूज़पेपर एनालिसिस रहता है हम वो न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं करने वाले हैं। हम द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस से हमने 20 प्रैक्टिस एमसीक्यूज हमने फैब्रिकेट किया है और सारे ही क्वेश्चंस को हमने जीएस पेपर से मैप कर दिया है। और जैसे कि अभी रिसेंट यूपीएससी का जो पेपर हो रहा है, अभी 2026 का भी पेपर हमने देखा कितना डायनेमिक हो चुका है ना? तो हमें भी उसी तरीके से अडॉप्ट करना होगा खुद को। और हमारे इस सेशन में हम क्या करेंगे कि हम जीएस पेपर 4 को भी डिस्कस करेंगे, जो कि एथिक्स रहने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम सारे क्वेश्चंस को डिटेल में देखेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, स्टैटिक सिलेबस के साथ लिंक भी करेंगे सारे क्वेश्चंस को। और इनफैक्ट इतना ही नहीं, हमने ये भी इंट्रोड्यूस किया हमारे इस सेशन में कि हम यूपीएससी ट्रैप जो रहते हैं वो भी हम देखेंगे कि कैसे आपको ट्रैप करा जा सकता है कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो ये सेशन हमारा जो रहने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो इस सेशन को मिस ना करें, एंड तक जरूर देखें। और आप लोग एक काम ये भी कर सकते हैं कि क्वेश्चंस को आप लोग पॉज करें, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करें और एंड में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों का 20 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ, ताकि हमारा ये सेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव हो सके। चलिए फिर इसी के साथ हम अपना पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सर आज 7 अगस्त है, यानी कि आज नेशनल हैंडलूम डे भी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम हैंडलूम से रिलेटेड ही सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, ये जीएस1 पेपर आर्ट एंड कल्चर से भी आप रिलेट कर सकते हैं या फिर ज्योग्राफी से भी रिलेट कर सकते हैं। ज्योग्राफी से कैसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि मान लो आप कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट है, हैंडलूम है, तो वो पर्टिकुलर जो रीजन है उससे भी आप लोग रिलेट कर सकते हैं, है ना? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू ट्रेडिशनल इंडियन हैंडलूम प्रैक्टिस एंड टेक्सटाइल क्राफ्ट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें से हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है, द लॉइन लूम और बैकस्ट्रैप लूम जिसको बोला जाता है इज प्रीडोमिनेंटली यूज्ड इन हिली एंड ट्राइबल रीजन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वेयर वन एंड ऑफ द लूम इज एंकर्ड टू अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर एंड द अदर इज स्टैप्ड अराउंड द वीवर्स बॉडी, है ना? और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, अनलाइक फ्रेम लूम्स द विड्थ ऑफ द फैब्रिक प्रोड्यूस्ड ऑन अ लॉइन लूम इज लिमिटेड by the distance reachable by weaver's arm। और थर्ड स्टेटमेंट है, mercerization is an ancient indigenous Indian vegetable dyeing technique used to bind natural plant extracts to hand spun cotton। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसको अगर हम देखें यहाँ पे, अगर एक्सटेंसिवली हम एक्सप्लेन करें सारे स्टेटमेंट को, तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट रहने वाला है, क्योंकि लॉयन हैंडलूम जो है, लूम जो है ये नॉर्थ ईस्ट रीजन का से ही बिलोंग करता है। जैसे कि आपका आसाम, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में इसको प्रैक्टिस करा जाता है। और इसका वन एंड जो रहता है उसको फिक्स कर दिया जाता है और दूसरा जो है वो वीवर अपने लोअर बैक पे लोअर बैक के हेल्प से करता है, ठीक है? लोअर बैक पे रैप कर लेता है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट जो है ये सही हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही है। क्यों सही है? अब मान लो जैसे कि आपने अपने कमर में रैप कर लिया है, है ना, उस हैंडलूम को, लॉइन जो लूम है उसको, तो फिर आप क्या करेंगे, आपका आर्म जितना स्ट्रेच होगा आप उतना ही ना बड़ा वीव कर सकते हैं, राइट? उससे बड़ा तो नहीं कर सकते हैं, है ना? और यही हमारा यहाँ पे भी दिया हुआ था, सेकंड स्टेटमेंट में भी दिया हुआ था कि क्या करेंगे, लिमिटेड रहेगा डिस्टेंस, क्योंकि जितना आर्म से रीचेबल रहेगा उतना ही कर सकेंगे हम, है ना? तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम थर्ड स्टेटमेंट देखें तो मर्कराइजेशन के बारे में बात करा गया है। तो ये क्या है, ये एंशिएंट टेक्निक नहीं है मर्कराइजेशन, ये 19th सेंचुरी में डेवलप करा गया टेक्निक है। किसने डेवलप किया? जॉन मर्कर ने डेवलप किया है ना? बाकी सारा तो ये स्टेटमेंट के बारे में सही है, बट यहाँ पे जो ट्रैप था, यहाँ पे एंशिएंट इंडिजिनस वेजिटेबल डाइंग मेथड बोला गया है, राइट? तो ये एंशिएंट ना होके क्या है, ये 19th सेंचुरी में डेवलप करा गया है ना? तो ये एक ट्रैप टाइप से सेटअप करा गया था, स्टेटमेंट थर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 1 and 2 ओनली। स्टैटिक लिंक की अगर हम बात करें तो ये हम क्वेश्चन को कौन से टॉपिक से लिंक कर सकते हैं, तो रीजनल हैंडलूम जो हमारे इंडिया का है उससे लिंक कर सकते हैं, और बेसिकली जो नॉर्थ ईस्टर्न का जो और भी हैंडलूम जैसे है, जैसे कि मुगा सिल्क ऑफ आसाम, नागा शॉल्स, पुआन ऑफ मिजोरम, है ना? तो ये सारे टॉपिक से भी हम लिंक कर सकते हैं। और यूपीएससी ट्रैप तो अभी हमने देखा, जैसे कि स्टेटमेंट थर्ड में मर्कराइजेशन जो था वो एंशिएंट टेक्निक ना होकर वो 19th सेंचुरी में डेवलप करा गया टेक्निक था, है ना? तो ये एक ट्रैप टाइप से सेटअप करा गया था। और वैल्यू एडिशन की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के जो डिफरेंट और भी जो हैंडलूम्स है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, है ना? ताकि एग्जाम में हमें मल्टीडिसिप्लिनरी होना पड़ेगा, है ना? एक टॉपिक को दूसरे सब्जेक्ट से या डिफरेंट टॉपिक से हमें लिंक करना आना पड़ेगा। जैसे कि अभी जो जितने भी डायनेमिक टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें मल्टीडिसिप्लिनरी होना ही पड़ेगा, है ना? उसके बिना तो काम चलने वाला है नहीं, राइट? तो वैल्यू एडिशन में हम डिफरेंट, जैसे कि मेखला चादर है, ये आसाम का है, आसामीज टू पीस अटायर है, ट्रेडिशनली क्राफ्ट करा जाता है आसाम में। काला कॉटन है जो कच्छ गुजरात का है, भागलपुरी सिल्क है जो टसार सिल्क, है ना? भागलपुरी सिल्क का फेमस है टसार सिल्क, राइट? तो ये डिफरेंट रीजन्स के हमें हैंडलूम के बारे में भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए। और यूपीएससी जो है वो अपने पीवाईक्यू भी अगर आप देखें तो वहाँ पे भी पूछा जाता है यूपीएससी के द्वारा ये सारे हैंडलूम से रिलेटेड क्वेश्चंस, राइट? तो हमने अपना पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है ये भी हमारा जीएस पेपर 1 का ही है, और ये हम फिजिकल ज्योग्राफी या फिर क्लाइमेटोलॉजी, मेट्रोलॉजी से हम लिंक कर सकते हैं हमारे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या दिया हो गया है, इसमें रेडार फ्रीक्वेंसी बैंड्स के बारे में बात करा गया है, जो बेसिकली मेटेरोलॉजिकल मॉनिटरिंग और डॉपलर वेदरिंग रेडार्स में यूज करा जाता है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो है ये है, एक्स बैंड रेडार्स ऑपरेट एट अ हायर फ्रीक्वेंसी
8 to 12 gigahertz with shorter wavelengths, providing higher spatial resolution than S-band radars. Second statement है, X-band radars signals experience higher atmospheric attenuation in the heavy precipitation compared to S-band signals, making them suitable primarily for short-range local forecast. Third statement है, S-band Doppler radars operate at frequency between 2 to 4 gigahertz and are preferred for long-range severe weather monitoring because their signals penetrate intense rainfall without signal attenuation. तो ये 3 स्टेटमेंट है, हमें बताना है कि तीनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। और आप लोगों को अगर ये सेशन का हमारा जो है पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मेंशन कर दूंगा, वहाँ पे अवेलेबल रहेगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे चैनल्स को और वहाँ से आप लोगों को ये पीडीएफ जो है ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए पहले हम अपना ये क्वेश्चन को अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट 1 जो है ये करेक्ट है, क्योंकि एस बैंड जो है ये ऑपरेट करता है आपका हायर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में ही, जो कि 8 टू 12 गीगाहर्ट्ज का रहता है और ये शॉर्टर वेवलेंथ का रहता है, यानी कि 2.5 से 4 सेंटीमीटर का ही वेवलेंथ रहता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा जो है ये सही है। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये एटमॉस्फेरिक एटेन्युएशन को ज़्यादा सफ़र करते हैं, है ना। जो सिग्नल रहता है उसमें लॉस ऑफ सिग्नल्स ज़्यादा रहते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, सही है। थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा सही है, क्योंकि एस बैंड जो है ये लॉन्गर वेवलेंथ का रहता है और फ्रीक्वेंसी इसका जो रहता है ये 2 टू 4 गीगाहर्ट्ज का है ना। और वेवलेंथ का जो शॉर्टर लॉन्गर वेवलेंथ है ये एस बैंड आप रेडार्स जो है ये 8 टू 15 सेंटीमीटर का वेवलेंथ रहता है और ये 200 से 400 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं, है ना, विदाउट एटेन्युएशन एज कम्पेयर टू एक्स बैंड। तो हमारा इसमें क्या आंसर हो जाएगा, तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। और हम ये क्वेश्चन जो है हमारा ये लिंक कर सकते हैं हम किससे, फिजिक्स या रिमोट सेंसिंग से भी लिंक कर सकते हैं, जहाँ पे डॉपलर इफेक्ट का यूज करा जाता है, राइट। अब यूपीएससी ट्रैप की बात अगर हम करें तो यहाँ पे जैसे हम क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि स्टेटमेंट 1 में क्या मेंशन करा गया है, एक्स बैंड जो है ये शॉर्टर वेवलेंथ है, बट यहाँ पे तो सही है ना। तो यहाँ पे ट्रैप आपका क्या सेट करा जा सकता था कि एक्स बैंड जो है ये शॉर्टर ना होकर लॉन्गर लिखा जा सकता है ना। तो ये भी एक टाइप का ट्रैप हो गया आपके लिए। अगर अच्छे से ध्यान से ना पढ़े ये क्वेश्चंस को, अगर ना पता हो हमें एक्स बैंड के बारे में, तो हम यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं, राइट। तो हमें इन्हीं छोटे छोटे मिस्टेक्स को अवॉइड करना है ताकि हमारा जो चांसेस है सिलेक्शन का वो बढ़ सके। तो क्वेश्चन को हमेशा हम ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि जो मिस्टेक्स का चांसेस है वो हमारा रिड्यूस हो सके। नेक्स्ट हमारा है वैल्यू एडिशन। इसमें हम देखते हैं एस बैंड, अभी हमने देखा कि ये आपका फ्रीक्वेंसी कौन से फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करता है, 2 से 4 गीगाहर्ट्ज, और इसका रेंज है अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर, है ना। सी बैंड है, सी बैंड का जो फ्रीक्वेंसी है ये है 4 टू 8 गीगाहर्ट्ज और रेंज है अप्रोक्स 200 किलोमीटर। एक्स बैंड अभी हमने डिस्कस किया 8 से 12 गीगाहर्ट्ज का और रेंज है 100 किलोमीटर का, राइट। पीवाईक्यू में भी पूछा गया है पिछले 2023 का, अगर हम देखें तो इसमें सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग का कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा गया है, तो ये भी उसी से रिलेटेड है ना, तो इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए फिर हम अपना अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है जीएस पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इंडियन ज्योग्राफी या फिजिकल ज्योग्राफी से हम लिंक कर सकते हैं। क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ केन एंड बेतवा रिवर्स। केन एंड बेतवा रिवर्स हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में न्यूज में भी रहा है बहुत, है ना, केन एंड बेतवा रिवर्स, क्योंकि वहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट इशूज चल रहे हैं उससे रिलेटेड ये न्यूज में था। तो चलिए फिर देखते हैं हम केन एंड बेतवा रिवर से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या दिया गया है। बोथ केन एंड बेतवा रिवर्स आर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर originating in the Vindhyan range of Madhya Pradesh. Second statement है Ken River passes through the Panna Tiger Reserve, where the proposed Dhaudhan Dam and reservoir submerge part of its course area. The Ken Betwa project transfers surplus water from Betwa Basin to water deficient Ken Basin in बुंदेलखंड, राइट। तो ये 3 स्टेटमेंट हो गए, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसको अगर हम डिस्कस करें अच्छे से तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारा क्या है, सही है, क्योंकि केन और बेतवा दोनों ही क्या है, यमुना के राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, जो कि विंध्यन रेंज से ही ओरिजिनेट होते हैं। केन रिवर जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कैमूर हिल कटनी, और बेतवा रिवर विंध्यन रेंज रायसेन से ही ओरिजिनेट होता है, और ये यमुना रिवर के राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही है, क्योंकि केन और बेतवा रिवर्स के जो ये लिंकिंग कैनाल है उससे क्या हो जाएगा, धौधन डैम से क्या हो जाएगा, हमारा जो पन्ना टाइगर रिजर्व का कोर एरिया है वो सबमर्ज हो जाएगा, राइट। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट ये एक ट्रैप स्टेटमेंट था। कैसे ट्रैप स्टेटमेंट था, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया था थर्ड स्टेटमेंट में हमारा, थर्ड स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो यहाँ बोला गया था कि वाटर सरप्लस वाटर कहाँ से ट्रांसफर करा जाएगा, बेतवा रिवर से केन में, है ना, वाटर डेफिशिएंट। बट ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। कैसे ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सरप्लस रिवर जो है वो कौन सा है, ये केन रिवर है ना। और केन रिवर से वाटर कहाँ पे ट्रांसफर करा जाएगा, बेतवा बेसिन में, बेतवा रिवर में ट्रांसफर करा जाएगा कैनाल के थ्रू, जो कि 221 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल रहने वाला है ना।
तो इस हमारा थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, है ना, और ये एक ट्रैप टाइप का स्टेटमेंट बनाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 1 एंड 2। लिंकिंग का अगर हम बात करें, स्टैटिक लिंकिंग का, तो हम ये ज्योग्राफी से लिंक कर सकते हैं, यमुना रिवर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में उससे लिंक कर सकते हैं, या फिर जो हमारा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व रहता है ना, जो कि बार बार पूछा जाता है यूपीएससी में, पीवाईक्यू में भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे टाइगर रिजर्व, सेंचुरीज, नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया है, तो उससे भी हम लिंक कर सकते हैं। यूपीएससी ट्रैप अभी कैसे ट्रैप करा जा सकता है आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ये भी हमने डिस्कस किया। वैल्यू एडिशन की तरफ अगर हम देखें तो केन रिवर जो ये अहरावन, कैमूर हिल, कटनी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में ओरिजिनेट होता है। बेतवा रिवर भी रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में ही ओरिजिनेट होता है ना। और कॉन्फ्लुएंस कहाँ पे है, केन जॉइंस यमुना इन बंदा डिस्ट्रिक्ट यूपी, और बेतवा जॉइंस यमुना इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो ये दोनों ही राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर के। और धाउधन डैम जो है ये केन बेतवा रिवर के ऊपर ही बनाया गया है। 2 किलोमीटर लॉन्ग अपर लेवल टनल है, और 221 किलोमीटर लंबा जो है ये कैनल बनाया जाएगा, ताकि केन का जो सरप्लस वाटर है वो बेतवा रिवर में ट्रांसफर करा जा सके, है ना। राइट, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। चलिए फिर अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन 4, ये भी GS1 ज्योग्राफी या मेट्रोलॉजी से रिलेट हम कर सकते हैं। क्वेश्चन है, हमें बताना है कलर कोडेड वेदर अलर्ट्स इशू बाय आईएमडी। अब आईएमडी हैं कि येलो अलर्ट और इशू क्या है किसी सिटी के लिए, तो किसी के लिए रेड, किसी के लिए ऑरेंज, है ना। तो उसका मतलब क्या है, चलिए हम जानते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है, अ येलो अलर्ट इंडिकेट्स बी अवेयर एंड इंप्लाइज दैट वेदर कंडीशंस आर एक्सपेक्टेड टू डिटोरिएट, रिक्वायरिंग अथॉरिटीज टू कीप अ वॉच। सेकंड स्टेटमेंट है, एन ऑरेंज अलर्ट स्टैंड्स फॉर बी प्रिपेयर्ड, है ना। पहला था बी अवेयर, दूसरा है बी प्रिपेयर्ड, एंड सिग्नल्स एक्सट्रीमली बैड वेदर विद पोटेंशियल डिस्ट्रप्शन टू ट्रांसपोर्ट एंड पावर लाइन्स। थर्ड स्टेटमेंट है, अ रेड अलर्ट मीन्स टेक एक्शन and indicate severe weather condition posing potential risk to life and property requiring immediate preventive actions. और fourth statement है, the color alerts are issued based solely on absolute management of rainfall in millimeters irrespective of local disasters और land vulnerability, है ना। तो हमें सही बताना है, तो चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। इसका अगर हम पहला स्टेटमेंट देखें तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, सही है। येलो अलर्ट का मतलब क्या होता है, टू बी अवेयर, राइट, ताकि आप अवेयर हो सके कि हमारा जो सिचुएशन है वो कैसा होने वाला है, हम प्रिपेयर कर सके, हेड अप हो सके वेदर कंडीशन से रिलेटेड, राइट। तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है ऑरेंज अलर्ट। ऑरेंज अलर्ट के बारे में क्या मेंशन कर रहे थे, बी प्रिपेयर्ड बोला गया था, राइट, यानी कि तैयार रहें। It warns significantly bad weathers that can cause disruption to commute, flooding of low-lying areas, power supply interruptions हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है, राइट। थर्ड स्टेटमेंट था ऑरेंज कलर से रिलेटेड। ऑरेंज तो अभी हम डिस्कस कर लिया, राइट, बी प्रिपेयर। थर्ड था रेड अलर्ट। रेड अलर्ट क्या है, टेक एक्शन, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। और चौथा स्टेटमेंट जो था कि यहाँ पे हमारा चौथा स्टेटमेंट में क्या बोला गया था कि ये जो अलर्ट रहता है, कलर कोडेड अलर्ट, ये सोनली किसके ऊपर बेस्ड रहता है, हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ रेनफॉल, है ना। तो ये क्या है, एक ट्रैप क्वेश्चन है, राइट। ये सोनली कैसे रिलाई कर सकता है सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ रेनफॉल पे, है ना। तो यहाँ पे ये चौथा स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। ये सोनली रेनफॉल वॉल्यूम के ऊपर नहीं डिपेंड करता है, इम्पैक्ट बेस्ड वेदर फोरकास्ट के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो फोर्थ स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज 1, 2 एंड 3। और लिंकिंग का पार्ट अभी हमने देखा कि हम कौन से टॉपिक से लिंक कर सकते हैं, तो हमारा इंडियन समर मानसून डायनेमिक्स, ओरोग्राफिक या कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन से भी हम लिंक कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही, ज्योग्राफी से नहीं, हम डिजास्टर मैनेजमेंट से भी लिंक कर सकते हैं ना, ताकि हम प्रिपेयर रह सके, हमारा क्या उस टाइम अर्ली वार्निंग सिस्टम के बारे में हम जान सके, राइट। एनडीएमए गाइडलाइंस जो रहता है डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो हम उससे भी ये टॉपिक को लिंक कर सकते हैं। यूपीएससी ट्रैप अभी हमने देख ही लिया कैसे आपको ट्रैप करा जा सकता है ना, स्टेटमेंट 4 में जैसे मेंशन करा गया था, राइट। अब यहाँ पे हम जैसे कि येलो, ऑरेंज एंड रेड तो हमने डिस्कस कर लिया। एक और रहता है ग्रीन अलर्ट, है ना। तो ग्रीन अलर्ट क्या मतलब करता है कि नो एक्शन रिक्वायर्ड, नॉर्मल वेदर कंडीशन है, राइट। तो ये थे हमारे सारे टॉपिक्स, मतलब सारे स्टेटमेंट्स जो हमने डिटेल में डिस्कस किया। और पीवाईक्यू कनेक्शन अगर हम देखें तो 2021 में भी पूछा गया है क्वेश्चंस, वेदर फोरकास्टिंग एजेंसी से रिलेटेड, आईएमडी से भी रिलेटेड पूछा जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें को हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जीएस पेपर 1, ज्योग्राफी, अर्बनाइजेशन या एनवायरनमेंट से हम लिंक कर सकते हैं। इसमें क्या बात करा गया है, तो इसमें अर्बन हाइड्रोलॉजी एंड अर्बन फ्लोडिंग के बारे में बात करा गया है, इंडियन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, है ना। जैसे कि अभी हम रिसेंट न्यूज में भी देखते हैं कि थोड़ा सा बारिश होता है तो दिल्ली में पूरा फ्लड आ जाता है, बेंगलोर में पूरा फ्लड आ जाता है, राइट। तो उसी से रिलेटेड है, चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। पहला है, अर्बनाइजेशन इंक्रीजेस द टोटल रन ऑफ वॉल्यूम व्हाइल सिग्निफिकेंटली डिक्रीजिंग द टाइम टू पीक of flood hydrographs compared to natural rural catchments. Second statement, the replacement of permeable soils with impervious concrete surface reduces groundwater recharge and increases the peak discharge rate during heavy short duration rainfall events. Third statement है, natural drainage channels in urban basins act as storm water sinks where high siltation increases their hydraulic radius and improves their carrying capacity. तो इसका आंसर हमें बताना है, राइट। चलिए फिर डिस्कस कर लेते हैं सारे स्टेटमेंट वन बाय वन। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल भी सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया, अर्बनाइजेशन इंक्रीजेस द टोटल रन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिग्निफिकेंटली व्हाइल सिग्निफिकेंटली डिक्रीजिंग, है ना, डिक्रीज करता है
टाइम टू पीक ऑफ फ्लड हाइड्रोग्राफ्स। तो ये स्टेटमेंट पूरा सही है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा जो है ये भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि मान लो अगर हमने परमिएबल जो सॉइल्स वगैरह था, जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते थे, है ना, रेन वाटर को सोक करके, अब वहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमने कंक्रीट स्लैब्स, रोड्स बना दिए हैं, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, है ना, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज उतना नहीं होगा, वाटर जो है वो उतना सोक नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए था, उससे कारण क्या होगा, और फ्लडिंग बढ़ेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही है। थर्ड स्टेटमेंट एक ट्रैप स्टेटमेंट है। कैसे ट्रैप स्टेटमेंट है? क्योंकि हम क्या जानते हैं कि जहाँ पे सिल्टेशन होता है वहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा ये जो आपका जो क्रॉस सेक्शनल फ्लो एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है ना, गार्बेज डंपिंग, कंस्ट्रक्शन डेब्रिज, हैवी सिल्टेशन के कारण से क्रॉस सेक्शनल फ्लो ऑफ अर्बन एरिया ड्रेनेज चैनल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ना कि इंक्रीज होता है। और यही हमारा यहाँ पे ट्रैप करा गया था, आपको डिक्रीज की जगह इंक्रीज पूछा गया था, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 1 एंड 2। हम लिंक कर सकते हैं रन ऑफ कोएफिशिएंट हाइड्रोग्राफ्स, है ना, अर्बनाइजेशन और अनप्लान डेवलपमेंट के बारे में भी हम इस टॉपिक से भी लिंक कर सकते हैं, या फिर लॉस ऑफ अर्बन वेटलैंड, जैसे कि चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली वाटर लॉगिंग हर बार हम न्यूज़ में देखते हैं मानसून सीजन में, राइट। यूपीएससी ट्रैप अभी हमने डिस्कस किया कि कैसे आपको ट्रैप करा जा सकता है क्वेश्चन में, सिर्फ एक वर्ड को चेंज करके भी पूरा स्टेटमेंट गलत हो सकता है ना, और इसी कारण से हम क्या करते हैं कि स्टेटमेंट्स को बहुत ही केयरफुली पढ़ना पड़ता है, ध्यान से पढ़ना पड़ता है, ताकि मिस्टेक्स जो है वो कम हो और सिलेक्शन का चांस वो ज़्यादा हो, बढ़ सके, है ना। वैल्यू एडिशन की अगर हम बात करें तो हम स्पॉन्ज सिटी कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी हम पढ़ते हैं, हमारे जो बुक्स रहते हैं एनवायरनमेंट का बुक्स, वहाँ पे भी हम पढ़ते हैं, राइट। इसमें हम क्या करते हैं कि अर्बन डिजाइन ऐसा हो ताकि उसमें हम वेटलैंड्स को इंटीग्रेट कर सके, परमिएबल पेवमेंट बनाए, रेन गार्डन टू ऑब्जर्व रेनफॉल बना सके, है ना, ताकि वो एक स्पॉन्ज के जैसा काम करे, सारा पानी जो है वो सोक करके ग्राउंड वाटर रिचार्ज करे, ना कि फ्लडिंग का काम करे वहाँ पे, है ना, राइट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन सोसाइटी या सोशल एम्पावरमेंट से हम लिंक कर सकते हैं, राइट। सो क्या पूछा गया है इसमें? इसमें हमें पूछा गया है सोशियोलॉजिकल रैशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ अफर्मेटिव एक्शन एंड सब कैटेगराइजेशन इन इंडिया के बारे में पूछा गया है। अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट होना चाहिए, बट जो गवर्नमेंट है उसने बोला है कि सोली इनकम बेसिस पे वो क्या कर सकते हैं, इनकम बेसिस पे सोली वो सब कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते हैं शेड्यूल कास्ट में, राइट। तो अब इससे आगे और क्या होगा आगे फ्यूचर में हम वो भी डिस्कस करेंगे अगर न्यूज़ में रहा तो, राइट। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है रिजर्वेशन इन इंडिया वाज कंसेप्चुअलाइज्ड प्राइमरीली एज अ मैकेनिज्म फॉर सोशल रिप्रेजेंटेशन एंड स्ट्रक्चरल अपलिफ्टमेंट ऑफ हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप rather than a poverty elevation program. Second statement है सब categorization within reserved class seeks to ensure that most backward communities within a backward class receive a fair share of affirmative action benefits. Third statement है Article 340 of the Constitution empowers the President to appoint a commission to investigate the condition of socially and educationally backward classes. Right? तो इसको हम एक एक स्टेटमेंट करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। क्यों सही है? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15-16 में भी मेंशन करा गया है जो हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, जो हमारा सोशल स्टिग्मा रहा है, वो सारे चीज़ों को हम हटा सके, है ना। और ये पर्टिकुलरली जो रिजर्वेशन है वो पॉवर्टी एलिविएशन के लिए नहीं था, ये जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था सोशल रिप्रेजेंटेशन में, स्ट्रक्चरल अपलिफ्टमेंट के लिए रिजर्वेशन लाया गया है ना। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है ये भी हमारा क्या है, सही है, क्योंकि सब कैटेगराइजेशन से हम क्या करते हैं, जो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ ग्रुप है वो अगर पहले ही एलिवेट हो चुके हैं, राइट, तो उनको रिजर्वेशन की क्या जरूरत है ना। अब वो रिजर्वेशन बेनिफिट हम उन पर्टिकुलर सेक्शन या उस पर्टिकुलर ग्रुप को दे जिनको ज्यादा जरूरत है अपलिफ्टमेंट के लिए, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही है ना। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, ये भी हमारा सही है क्योंकि ये डायरेक्टली आर्टिकल से पूछा गया था, आर्टिकल 340, जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं कमीशन को, है ना। जैसे कि काका केलकर कमीशन अपॉइंट करा गया था, मंडल कमीशन ओबीसी के लिए अपॉइंट करा गया, अभी रोहिणी कमीशन भी अपॉइंट करा गया फॉर सब कैटेगराइजेशन प्रोसेस के लिए, राइट। तो स्टेटमेंट थर्ड भी हमारा क्या है, सही है। स्टैटिक लिंकेज की अगर हम बात करें तो हम हमारा इंडियन पॉलिटी से लिंक कर सकते हैं, आर्टिकल 15 क्लॉज 4, 16 क्लॉज 4, जो कि बात करता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के बारे में भी बात करता है, राइट। रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है, आर्टिकल 340 अभी हमने देखा कि ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है कमीशन, राइट। 341, 342, 342 ए भी हम ए बी से भी रिलेट कर सकते हैं। तो ये सारे आर्टिकल्स जो है आप लोग एक बार गो थ्रू कर ले ताकि आप लोगों के माइंड में ये सारा चीज़ क्लियर हो जाए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड। वैल्यू एडिशन की अगर हम बात करें यहाँ पे तो आर्टिकल 340 अगर हमने देखा बैकवर्ड क्लासेस कमीशन से रिलेटेड था, रोहिणी कमीशन जो सेटअप कराया गया सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी से रिलेटेड है, 7 जजेस बेंच का रूलिंग भी आया है ना, सब कैटेगराइजेशन रिलेटेड इन दिस शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, है ना। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है जो कि इंद्र सहानी केस में आया था 1992 फॉर ओबीसी, है ना, जिसमें कि क्या है 8 लाख से अगर ऊपर आपका इनकम है तो आप क्रीमी लेयर में आते हैं, आपको रिजर्वेशन बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, ओबीसी कैटेगरी के लिए है, राइट। और यूपीएससी पीवाईक्यू अगर कनेक्शन हम देखें तो 2020-23 में भी पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू बैकवर्ड क्लास कम्युनिटीज के बारे में।
सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा GS2 का, हम डिस्कस करेंगे, जो कि है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला है विथ रेफरेंस टू डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो डिलिमिटेशन प्रोसेस के बारे में बात करा गया। पहला स्टेटमेंट है, अंडर आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट एनेक्ट्स अ डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस फॉलोइंग व्हिच अ डिलिमिटेशन कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड। सेकंड है, the 84th Constitutional Amendment Act of 2002 froze the total number of seats in the Lok Sabha based on 1971 census until the first census taken after the year 2026. Third statement, order issued by the Delimitation Commission under the Delimitation Act have the force of law and cannot be called into question in any court of law. राइट, तो चलिए फिर इसको भी डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल भी सही है, क्योंकि आर्टिकल 82 में प्रोवाइड करा गया है upon completion of every census क्या होना चाहिए, allocation of seats in the House of People of the states and the division of each state into territorial constituencies shall be readjusted by the such authority and in such manner parliament में by law determined। तो आर्टिकल 82 के तहत डिलिमिटेशन जो कमीशन है उसको सेटअप करा जाता है और वो रीएडजस्ट करता है दी कॉन्स्टिट्यूएंसीज। राइट, सेकंड स्टेटमेंट अगर हम देखें तो ये भी सेकंड स्टेटमेंट में हमारा सही है। क्यों सही है? क्योंकि 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज था उसको फ्रीज कर दिया गया था 1971 सेंसस, और बाद में क्या करा गया था, ये 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2001 सेंसस पे फ्रीज कर दिया गया अंटिल 2026। और ये 2026 के बाद जो पहला इलेक्शन होगा, जो कि अभी सेंसस होगा, जो कि अभी हो रहा है, सेंसस कंप्लीट हो रहा है, पहला फेज हो चुका है, दूसरा फेज होने वाला है। राइट, तो उसी अब ये सेंसस कंप्लीट होने के बाद डिलिमिटेशन जो है वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज का होने वाला है। और अगर आप रिसेंट अगर आप ये सेशंस भी देखें तो वहाँ पे भी अभी ये बिल जो है ये प्रेजेंट करा जाएगा डिलिमिटेशन एक्ट से रिलेटेड, है ना। तो यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल 329A क्या कहता है, द कॉन्स्टिट्यूशन डिलिमिटेशन एक्ट के पास पावर है ना, और वो उसका जो जज ऑर्डर्स रहता है डिलिमिटेशन एक्ट का, वो एक बार पब्लिश कर देने के बाद गैजेट ऑफ इंडिया में हैव द फुल फोर्स ऑफ लॉ एंड कैनॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। ठीक है, तो उसको चैलेंज नहीं करा जा सकता है। अगर यहाँ पे हम यूपीएससी ट्रैप का बात करें तो यहाँ पे क्या पूछा जा सकता था, आपको यहाँ पे क्या बोला है, एंड कैनॉट बी चैलेंज, तो ये तो सही हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या कर दिया जाता, कैन बी चैलेंज पूछा जा सकता था। सिंपल एक हमने कैनॉट को कैन चेंज कर दिया तो पूरा ही चेंज हो गया, है ना, ये स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। राइट, तो इस तरीके से आपको ट्रैप करा जा सकता है। राइट, या फिर आपको यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट देखा है तो आपको 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के जगह डेट चेंज कर देता है, या फिर 1971 के जगह कुछ और सेंसस ईयर डाल देता है ना। तो इस तरीके से ट्रैप सेटअप करा जाता है, तो आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत रहती है ना। स्टैटिक लिंकेज की अगर हम बात करें तो हम आर्टिकल 81, 82, 170, 329A डिलिमिटेशन एक्ट, है ना, ये सारे से हम लिंक कर सकते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि डिलिमिटेशन एक्ट जो है, डिलिमिटेशन कमीशन अभी तक कितनी बार सेटअप करा जा चुका है। राइट, और यूपीएससी अगर हम कनेक्शन की बात करें तो प्रीलिम्स 2012, 2021 में भी स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया है डिलिमिटेशन एक्ट से रिलेटेड, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है GS2 क्वेश्चन नंबर 8, पॉलिटी, गवर्नेंस या सिविल सोसाइटी से हम लिंक अप कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन है, FCRA के बारे में पूछा गया, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA, और हाल ही में अभी गवर्नमेंट ने नया FCRA एक्ट भी लागू किया है। राइट, तो उसे भी रिलेटेड है। चलिए क्या स्टेटमेंट दिया है ये देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, FCRA इज एडमिनिस्टर्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू एंश्योर दैट फॉरेन कंट्रीब्यूशन डू नॉट एडवर्सली अफेक्ट इंटरनल सिक्योरिटी। अंडर द FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन can be received in any scheduled commercial bank branch selected by the registered non-governmental organization. Third statement है, registered NGO under FCRA are strictly prohibited from transferring foreign funds to any other person or organization even if the transferee is registered under FCRA। तो कितने स्टेटमेंट सही है हमें ये बताना है, तो एक एक स्टेटमेंट को हम एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल भी सही है, क्योंकि FCRA जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर नहीं आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है ना। तो ये भी एक ट्रैप क्वेश्चन हो गया। आपको यहाँ पे मिनिस्ट्री स्वैप कर दिया जाएगा तो पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। राइट, FCRA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, ये ध्यान में रखेंगे हम। सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में हम रिसीव नहीं कर सकते हैं। जो FCRA जिनको NGO जो है वो अगर रजिस्टर्ड करना है FCRA के लिए, तो उनको SBI का जो मेन ब्रांच है न्यू दिल्ली में, वहाँ पे अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, FCRA अकाउंट। राइट, तभी वो फंड क्या है वो रिसीव कर सकते हैं, है ना। किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में जाके अकाउंट ओपन करने से वो रिसीव नहीं कर सकते हैं। राइट, तो ये भी हम ध्यान देंगे। थर्ड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, क्योंकि 2020 में अमेंड करके कंप्लीटली बैन कर दिया गया था ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव बाय FCRA रजिस्टर्ड एंटिटी, है ना। और अभी जो रिसेंटली हमारा FCRA का जो एक्ट बना है उसके बारे में भी आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, उसमें क्या चेंजेस करे गए हैं। और उसमें अभी नेगोशिएशंस भी चल रहे हैं। अभी हाल ही में न्यूज़ में आया था कि गवर्नमेंट जो है वो रेडी है अपोजिशन से डिबेट करने के लिए, ताकि जो रूल्स है उसको और थोड़ा सॉफ्टन करा जा सके FCRA नए एक्ट में। ये क्वेश्चन को हम लिंक कर सकते हैं, रोल ऑफ NGO, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन फंड एड इन इंडिया। राइट, इंटरनल सिक्योरिटी से भी लिंक कर सकते हैं। कैसे लिंक कर सकते हैं इंटरनल सिक्योरिटी से, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स कैसे स्पॉन्सर करते हैं, है ना,
थ्रू फंड्स एंड एड्स, इससे भी हम लिंक अप कर सकते हैं, एंड फॉरेन फंडिंग ओवरसाइट, ये सारी चीज़ों से हम लिंक कर सकते हैं, राइट। वैलिडिटी जो है एफसीआरए रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर 5 years एंड मस्ट बी रिन्यूड विद इन 6 months प्रायर टू एक्सपायरी, राइट। एसबीआई न्यू दिल्ली के अकाउंट में ही हम अकाउंट खुलवा सकते हैं, एफसीआरए अकाउंट, और कोई भी बैंक से नहीं खुलवा सकते हैं, राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स थे एफसीआरए से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पॉलिटी एंड पब्लिक फाइनेंस से ही है, क्वेश्चन नंबर 9। विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल फाइनेंशियल प्रोविजंस इन पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फाइनेंशियल प्रोविजंस के बारे में पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है एन एक्सेस ग्रांट इज वोटेड बाय द लोक सभा आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर इन विच द एक्सपेंडिचर वाज इनकर्ड फॉलोइंग रिकमेंडेशन बाय द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। सेकंड है एन एप्रोप्रिएशन बिल मस्ट बी पास बाय पार्लियामेंट बिफोर एनी मनी कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू मीट ऑपरेशनल डिमांड्स। Third statement, the Rajya Sabha has no power to amend or reject an appropriation bill and must return it to the Lok Sabha within 14 days or with or without recommendation. करेक्ट बताना है, तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं एक एक स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि आर्टिकल 115 क्लॉज 1 क्लॉज बी क्या कहता है कि if any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted, मतलब जितना अमाउंट ग्रांट करा गया था अगर उससे एक्सेस में अगर हम खर्च करते हैं, राइट, तो उसको एक्सेस ग्रांट बोला जाता है, और उसको भी वोट करना पड़ेगा पार्लियामेंट में, है ना। फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद वोट करना पड़ेगा और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को एग्जामिन एंड अप्रूव करना पड़ेगा, राइट। सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है क्योंकि आर्टिकल 1143 क्या कहता है कि नो मनी शैल बी विथड्रॉन फ्रॉम द सीएफआई एक्सेप्ट अंडर एप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ, राइट। तो विदाउट एप्रोप्रिएशन कोई भी फंड यूज नहीं करा जा सकता है फ्रॉम सीएफआई। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि राज्यसभा जो है, राज्यसभा के पास मनी बिल के मैटर में कोई भी पावर नहीं है, वो आइदर एक्सेप्ट कर सकता है या फिर रिकमेंड कर सकता है, और वो लोकसभा के ऊपर है कि वो रिकमेंडेशन मानना है उनको या नहीं मानना है, वो बिल एज अ पास माना जाएगा, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाता है। लिंक हम कर सकते हैं पॉलिटी के जो मनी बिल का आर्टिकल 110, 114 एप्रोप्रिएशन बिल से, 115 सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट, जो कि अभी एक्सेस ग्रांट के बारे में भी पूछा गया है ना। यूपीएससी ट्रैप अगर हमने यहाँ पे भी देखा, जैसे कि आर्टिकल आपको चेंज करा जा सकता है ना। तो ये सारी चीजें हैं। वैल्यू एडिशन में देखें तो सप्लीमेंट्री ग्रांट, एडिशनल ग्रांट, एक्सेस ग्रांट, वोट ऑफ क्रेडिट, एक्सेप्शनल ग्रांट, तो ये सारे के बारे में आप लोग एक बार थॉरोली जाके गो थ्रू कर लीजिए, ताकि जो भी क्लैरिफिकेशन होना हो वो क्लैरिफिकेशन हो जाए, डाउट ना रहे, है ना। क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजिंग करा जा सकता है आपसे, ये सप्लीमेंट्री ग्रांट को एडिशनल ग्रांट में पूछा जा सकता है, राइट, ताकि आप कंफ्यूज हो जाए इन द एग्जाम, और उस टाइम जो प्रेशर रहता है उस टाइम उतना हम अच्छे से अगर हमने नहीं पढ़ा है क्वेश्चन को, तो हम ये सिली मिस्टेक कर सकते हैं, राइट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी या फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है ये टॉपिक। क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लीगल राइट्स ऑफ गुड सैमारिटन्स। गुड सैमारिटन्स के बारे में पूछा गया है ना, एंड इमरजेंसी ट्रॉमा गाइडलाइंस इन इंडिया। पहला स्टेटमेंट है इन अकॉर्डेंस विद द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स अ गुड सैमारिटन्स हु ब्रिंग एन इंजर्ड पर्सन टू अ हॉस्पिटल कैन नॉट बी फोर्स्ड टू डिस्क्लोज हिज नेम, पर्सनल डिटेल्स और पे एडमिशन एक्सपेंसेस, राइट। ये पहला स्टेटमेंट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है द गोल्डन आवर इन मेडिकल ट्रॉमा केयर रेफर्स टू द फर्स्ट 60 minutes following a traumatic injury during which prompt medical care significantly increases the likelihood of preventing death. Third statement, under Motor Vehicle Act Amendment 2029, Good Samaritan shall not be liable for any civil or criminal actions for any injury or death of the victim caused due to negligence in providing assistance, right। तो ये गुड सैमारिटन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट से चले देखते हैं कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट जो है ये हमारा बिल्कुल भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क रूलिंग आया था सेव लाइफ फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे गाइडलाइंस दिए थे, राइट, गुड सैमारिटन से रिलेटेड। गुड सैमारिटन का मतलब क्या है, जैसे कि अगर आपको रोड पे किसी भी टाइप का एक्सीडेंट दिख रहा है तो आप वहाँ से मुंह फेर के ना चले जाए, है ना, आप उसको हेल्प करें, हॉस्पिटल पहुंचाए, क्योंकि जो फर्स्ट कुछ आवर्स रहते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है किसी का भी जान बचाने के लिए इन केस ऑफ एक्सीडेंट जो होता है रोड्स वगैरह पे, है ना। तो गुड सैमारिटन्स उनको बोला जाता है जो हेल्प करते हैं इन सच सिचुएशंस। पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट जो है ये भी सही है क्योंकि सेक्शन 2 क्लॉज 12A ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट जो है ये गोल्डन आवर को डिफाइन करता है, जो कि है फर्स्ट 60 minutes ऑफ द एक्सीडेंट। फर्स्ट 60 minutes ऑफ द एक्सीडेंट में अगर ट्रीटमेंट मिल जाता है अच्छे से तो उसका चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बचने का, है ना। थर्ड स्टेटमेंट जो है ये भी हमारा करेक्ट है क्योंकि सेक्शन 134A ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट क्या कहता है कि स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन दिया जाएगा गुड सैमारिटन्स को, उनके ऊपर किसी भी टाइप का सिविल या क्रिमिनल केसेस रजिस्टर नहीं किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ट्रैप की अगर हम बात करें तो इन्हीं में से किसी स्टेटमेंट में आपको कंफ्यूज करा जा सकता था, राइट। जैसे कि ट्रैप यहीं पे आपको बोला जा सकता था कि जो गुड सैमारिटन्स है उनके ऊपर केस रजिस्टर करा जा सकता है इन केस ऑफ अगर डेथ हो जाता है ना, तो ऐसे भी ट्रैप करा जा सकता है, राइट। तो ये भी अगर हमने देख लिया लिंक है जिसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आर्टिकल 21 से हम लिंक कर सकते हैं, राइट टू लाइफ
इंक्लूड्स राइट टू टाइमली मेडिकल असिस्टेंस भी है ना, एज पर परमानंद कुमार कटरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया था। सेकंड है मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019 से हम रिलेट कर सकते हैं। राहवीर स्कीम जो है जहाँ पे फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स दिया जाता है गुड समैरिटन्स को, तो हम इससे भी लिंक कर सकते हैं। और यहाँ पे वैल्यू एडिशन अगर हम देखें तो गोल्डन आवर स्टैंडर्ड जो है ये फर्स्ट 60 मिनट पोस्ट ट्रॉमा होता है। फर्स्ट 60 मिनट में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ऐसे ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट्स में मेडिकल असिस्टेंस मिलना, दैट कैन चेंजेस एवरीथिंग, राइट। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जुडिशियरी से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 11 GS2 विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ राइट टू स्ट्राइक के बारे में बात करा गया है, ठीक है। तो अब चलिए स्टेटमेंट देखते हैं क्या दिया है। द राइट टू स्ट्राइक इज एक्सप्लिसिटली गारंटीड फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 clause 1 clause A of the Constitution. Second, the Supreme Court of India in T.K. Rangarajan versus Government of Tamil Nadu 2003 held that government employees have no fundamental or statutory right to go on strike. Third, under the Essential Services Maintenance Act, state authorities can prohibit strikes in designated essential services to protect public welfare and order. तो आंसर देखते हैं क्या होगा इसका, डिस्कस करते हैं ईच स्टेटमेंट वन बाय वन। पहला स्टेटमेंट जो है ये गलत है ना, ये एक ट्रैप टाइप का भी क्वेश्चन था क्योंकि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए क्या कहता है, ये फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, ना कि राइट टू स्ट्राइक। और राइट टू स्ट्राइक जो है ये फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू असेंबल पीसफुल ये फंडामेंटल राइट है, ना कि राइट टू स्ट्राइक। इसीलिए हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली ये भी कहा है कि राइट टू स्ट्राइक जो है वो फंडामेंटल राइट कन्फर नहीं करता है ना। सेकंड है सेकंड स्टेटमेंट जो था ये हमारा करेक्ट था क्योंकि टी के रंगराजन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु 2003 का जो 2 बेंच सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया था उसमें ये बोला गया था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके पास किसी भी टाइप का फंडामेंटल स्टैट्यूटरी और मोरल राइट नहीं है टू गो ऑन स्ट्राइक, राइट। तो इसको एकदम ध्यान देके हम देखेंगे, नोट डाउन करेंगे, राइट, क्योंकि ये भी एक टाइप का ट्रैप पूछा जा सकता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पास राइट है, फंडामेंटल राइट है, स्टैट्यूटरी बैकिंग है टू गो ऑन स्ट्राइक, दैट विल बी कंप्लीटली रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट है ये भी हमारा करेक्ट है कि एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट जो है ये एम्पावर करता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज को टू डिक्लेयर स्पेसिफिक सर्विस सच एज हेल्थ केयर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, है ना। एसेंशियल सर्विसेज जहाँ पे है वहाँ पे प्रोहिबिट करा जा सकता है स्ट्राइक, राइट। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल 1, 2 एंड 3। लिंक कर सकते हैं हम फंडामेंटल राइट, जैसे कि अभी 19 क्लॉज 1 क्लॉज हमने देखा, राइट। तो फंडामेंटल राइट से ही लिंक कर सकते हैं, राइट, पार्ट 3, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस से भी हम लिंक कर सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं हम उससे भी लिंक अप कर सकते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी जो है ये राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस के बारे में बात करता है, ना कि राइट टू स्ट्राइक के बारे में, राइट। तो ये एकदम नोट डाउन करने वाली बात है ना, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। सेकंड है कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जो है यहाँ पे भी बोला गया था कि डेमोन्स्ट्रेशंस कैन बी प्रोटेक्टेड बट स्ट्राइक्स आर नॉट गारंटीड। डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो आप कर सकते हैं बट स्ट्राइक के लिए गारंटी नहीं दिया जाएगा, है ना। टी रंगराजन केस अभी हमने डिस्कस कर ही लिया, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स थे राइट टू स्ट्राइक से रिलेटेड। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का या फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी से भी हम ये क्वेश्चन को लिंक कर सकते हैं। GS3 क्वेश्चन नंबर 12 विद रेफरेंस टू अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एंड द रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड, राइट। अनुसंधान रिसर्च नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड से रिलेटेड है। चलिए पहला स्टेटमेंट क्या है, ANRF इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी established under the Act of Parliament to provide high level strategic direction for scientific research in India. Second, the Prime Minister of India serves as the ex officio president of the governing board of ANRF. And third, RDI fund provides collateral free long-term soft loans exclusively to the public sector, central universities and government labs to the exclusion of private commercial entities, है ना। चलिए एक एक स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा जो है ये सही है। अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन एक्ट जो है ये 2023 का था जिसने रिपील किया था साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड को, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, एस्टैब्लिश करा गया था बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो हमारा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट जो है ये भी करेक्ट है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं ऑफ द गवर्निंग बोर्ड, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मेंशन करा गया था कि ये एक्सक्लूसिवली किसके लिए है, पब्लिक सेक्टर के लिए है, बट ये यहाँ पे गलत है, ये एक्सक्लूसिवली प्राइवेट सेक्टर के लिए है ना। तो ये थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है और ये एक टाइप का ट्रैप भी है ना, कि प्राइवेट की जगह पब्लिक दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, है ना, राइट। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट गलत है हमारा, तो ऑप्शन है दैट इज 1 and 2। स्टैटिक लिंकेज की अगर हम बात करें तो एनआरएफ एक्ट 2023 टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस लेवल के बारे में भी बात करा जा सकता है, डीप टेक सेक्टर ग्रोथ के बारे में भी, है ना, जिसमें कि हम क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर को फंड करा जाता है, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स थे
ये क्वेश्चन से रिलेटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, ये भी साइंस एंड टेक से ही रिलेटेड है, डीप टेक इनोवेशन से रिलेटेड, और अभी हमने जस्ट इसके बारे में बात भी किया था। क्या किया था? टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस लेवल के बारे में, है ना, और तुरंत इसके बारे में क्वेश्चन दिया गया। तो चलिए फिर देखते हैं क्या दिया गया है स्टेटमेंट में। पहला स्टेटमेंट है, टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल आर मेजर्ड ऑन अ स्केल फ्रॉम 1 to 9, where 1 represents basic scientific principle observed and 9 represents a fully proven system in operational environment. ठीक है। सेकंड है, under the RDI fund guideline, project must reach a minimum maturity level of 4, वैलिडेशन इन अ लैबोरेटरी एनवायरनमेंट टू बी एलिजिबल फॉर फंडिंग। अगर फंडिंग चाहिए तो यहाँ पे क्या बोला गया है, लेवल 4 पहुंचना पड़ेगा, राइट। अभी देखेंगे कि ये स्टेटमेंट सही है गलत है, अच्छे से डिस्कस करेंगे एक एक स्टेटमेंट को। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं अच्छे से। थर्ड है, टेक्नोलॉजी इन एट लेवल 9 इज स्टिल इन थियोरेटिकल डिजाइन फेज एंड रिक्वायर्स इनिशियल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट टेस्टिंग। अब एक चीज अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 पहले कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है कि स्टेटमेंट 9 जो है ये फुली प्रूवन सिस्टम के बारे में बात करता है, और स्टेटमेंट 3 क्या है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है कि जो लेवल 9 है ये क्या है, स्टिल थियोरेटिकल डिजाइन फेज में ही है ना। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एक स्टेटमेंट तो ऑलरेडी गलत हो गया, है ना। तो ऐसे भी हमें लिंकअप करना है स्टेटमेंट को भी कि कौन से स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये भी हमें ध्यान में रखना है, राइट। अब चलिए डिस्कस करते हैं पहले। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। लेवल 1 जो रहता है ये बेसिक लोएस्ट लेवल रहता है, और लेवल 9 जो है ये हाईएस्ट लेवल होता है ना। लेवल 2 स्टेटमेंट 2 जो है ये भी करेक्ट है। स्टेज 4 जो है ये यहाँ तक अगर आपको पहुंचना है, पहले लेवल 4 तक आपको पहुंचना पड़ेगा अगर आपको फंडिंग चाहिए तो, है ना। तो स्टेटमेंट 2 भी हमारा करेक्ट हो जाता है। थर्ड गलत है, क्योंकि लेवल 9 जो है ये हाईएस्ट लेवल है, एक्चुअल सिस्टम प्रूवन थ्रू सक्सेसफुल ऑपरेशनल मिशन डेवलपमेंट है, ना कि अभी प्रूफ, ना कि अभी जो क्या बोला था यहाँ पे स्टेटमेंट में कि थियोरेटिकल डिजाइन फेज में नहीं है ना। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है, राइट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 1 एंड 2। स्टैटिक लिंकेज वही अभी हमने जो पिछले भी डिस्कस किया था, जैसे कि इनोवेशन इकोसिस्टम, टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे पॉइंट से या टॉपिक से हम लिंकअप कर सकते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन को। ट्रैप क्वेश्चन भी हमने देख लिया कि कैसे ट्रैप करा जा सकता है ना। लेवल 1 जो है उसको हाईएस्ट बताया जा सकता है, लेवल 9 को बेसिक, ऐसे भी ट्रैप करा जा सकता है, राइट। कुछ लेवल को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ताकि जो अगर एग्जाम में अगर पूछा भी जाता है तो हम कंफ्यूज ना रहें। लेवल 1 जो है ये बेसिक है। लेवल 3 क्या है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्टैब्लिश इन लैब, है ना। लेवल 4 कंपोनेंट वैलिडेशन इन लेबोरेटरी एनवायरनमेंट, आरडीआई एलिजिबिलिटी बेसलाइन है, मतलब अगर लेवल 4 पे पहुंच गया आप तो आप फंडिंग ले सकते हैं। लेवल 6 जो है प्रोटोटाइप डेमोन्स्ट्रेटेड इन रिलेवेंट ऑपरेशनल एनवायरनमेंट, और लेवल 9 जो है ये एक्चुअल सिस्टम प्रूव हो चुका है, हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है ना। चलिए फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 14, और ये इकोनॉमी एनर्जी एनवायरनमेंट से हम लिंक कर सकते हैं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है, कंप्रेस्ड बायोगैस एंड गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन स्कीम जो है इसके बारे में बात करेंगे। क्या स्टेटमेंट है, कंप्रेस्ड बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द एनारोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक फीडस्टॉक एंड पोजेसेस प्रॉपर्टीज एंड एनर्जी कंटेंट आइडेंटिकल टू कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्रेस्ड बायोगैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से सिमिलैरिटीज के बारे में बात करा जा रहा है। सेकंड है, गोवर्धन फ्रेमवर्क मैंडेट्स फेज्ड सीबीजी ब्लेंडिंग ऑफ obligations for city gas distributions entities in the CNG and domestic pipe natural gas PNG segment। मतलब CBG को ब्लेंड करने की बात करी जा रहा है किसके साथ, सीएनजी और पीएनजी के साथ, है ना। थर्ड स्टेटमेंट है, अनलाइक सीएनजी कंप्रेस्ड बायोगैस कंसिस्ट प्रीडोमिनेंटली ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस मेकिंग इट इनकम्पैटिबल विद एग्जिस्टिंग नेचुरल गैस पाइपलाइन। तो यहाँ पे हम एक चीज क्या नोटिस कर रहे हैं कि स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 ये भी कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पे अगर आप देखो तो सेकंड स्टेटमेंट सीबीजी ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशंस के बारे में बात कर रहा है, और यहाँ पे बोला गया है पूरा है कि इनकम्पैटिबल है, राइट। इसको भी डिस्कस करते हैं अच्छे से स्टेटमेंट वाइज। पहला स्टेटमेंट हमारा सही है क्योंकि सीबीजी जो है ये प्रोड्यूस करा गया है बाय प्यूरिफाइड एनारोबिक डाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट, है ना। यहाँ पे आपको एनारोबिक की जगह एरोबिक भी दिया जा सकता था, राइट। तो ये भी एक टाइप का ट्रैप हो जाता है यहाँ पे, है ना। तो इसको हम ध्यान रखेंगे कि ये सीबीजी जो प्रोड्यूस करा जाता है ये एनारोबिक प्रोसेस से प्रोसेस करा जाता है ना, ना कि एरोबिक प्रोसेस से, राइट। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही है। अब सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि वो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी थे एक दूसरे से, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही है क्योंकि ये बोला गया है ब्लेंडिंग के लिए, और 3% 2026-27 में ब्लेंड करने का बात करा गया है, फिर 5% इन 28-29, और फिर इसी तरीके से आगे भी ब्लेंड करा जाएगा, राइट। स्टेटमेंट 3 हमने देख लिया क्योंकि ये गलत था, क्योंकि सीबीजी जो है ये कंपोजिशनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन रहता है, ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। तो ये गलत हो गया थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा। लिंक हम कर सकते हैं एनर्जी एनवायरनमेंट एंड एनर्जी से, हम कर सकते हैं सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, बायोमिथेनाइजेशन, ये सारे टॉपिक से हम लिंक अप कर सकते हैं। ट्रैप भी हमने देख लिया कि कहाँ पे आपको ट्रैप करा जा सकता है, और ब्लेंडिंग में हमने देख लिया कि कौन से ईयर में कितना ब्लेंडिंग करा जाएगा। तो 2026-27 में 3% का बात करा गया है, और 2028-29 में 5% का बात करा गया है ब्लेंडिंग, है ना, किसमें सीबीजी कंप्रेस बायोगैस को कंप्रेस नेचुरल गैस और पाइप नेचुरल गैस से ब्लेंड करने का बात करा गया है ना।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, दैट इज साइंस एंड टेक, बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ से रिलेटेड है। क्या है इसमें? डेंगू एंड स्वाइन फ्लू के बारे में बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। चलिए देखते हैं क्या किया गया है। पहला स्टेटमेंट है, डेंगू इज कॉज्ड बाय अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्लेविवायरस ट्रांसमिटेड प्राइमरीली बाय द एडिस एजिप्टी मॉस्किटो वेक्टर, है ना। Second is swine flu is caused by influenza A virus subtype H1N1 that spreads through repository droplets from human to human. Third, Aedes aegypti mosquito breeds primarily in clean, stagnant water and are daytime biters, whereas influenza A viruses do not require insect vector transmission. राइट तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए डिस्कस करते हैं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है, क्योंकि डेंगू जो है ये एडिस एजिप्टी से ही स्प्रेड होता है, फीमेल रहती है ना, ये भी ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एडिस मॉस्किटो, राइट। और डेंगू जो है इसमें 4 सेरोटाइप्स होते हैं, ठीक है, डेन 1 से लेकर डेन 4 तक होता है। पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल भी सही है। सेकंड भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि स्वाइन फ्लू जो है ये H1N1 स्ट्रेन ऑफ इन्फ्लुएंजा ए ही है, जो कि स्प्रेड होता है बेसिकली जो ह्यूमन ड्रॉपलेट्स होते हैं, जैसे कॉफिंग, स्नीजिंग, है ना, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं, उससे स्प्रेड होता है। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि एडिस एजिप्टी जो हमारा एडिस फीमेल एडिस मॉस्किटो है जो डेंगू स्प्रेड करती है ना, वो वेक्टर ब्रोन है वो, राइट। और वो डे टाइमर बाइटर्स होते हैं। और स्वाइन फ्लू जो है वो उसको किसी भी टाइप का इंसेक्ट वेक्टर नहीं चाहिए, वो ह्यूमन ड्रॉपलेट से ही वो स्प्रेड हो जाते हैं, राइट। तो ये डिफरेंस हमने देखा, तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। स्टैटिक लिंकेजेस के बारे में अगर हम बात करें तो वायरल टैक्सोनॉमी, है ना, इससे हम लिंक अप कर सकते हैं, राइट। डिफरेंट सरफेस प्रोटीन्स जो रहता है उससे हम लिंक कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ से हम लिंक कर सकते हैं हमारे इस क्वेश्चन को। यूपीएससी ट्रैप भी अगर हमने देखा कि कहाँ पे कैसे ट्रैप करा जा सकता है, राइट। जैसे कि यहाँ पे आप पहला ही स्टेटमेंट देख लो ना, एडिस एजिप्टी की जगह यहाँ पे आपको दूसरा मॉस्किटो का नाम दिया जा सकता था, है ना। एडिस एजिप्टी की जगह एनोफिलिस मॉस्किटो का नाम दिया जा सकता था, जो कि मलेरिया स्प्रेड होता है जिससे, राइट। तो ये बहुत सारे डिफरेंट ट्रैप्स रहते हैं जो कि सेटअप करा जा सकता है क्वेश्चन में। अगर आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, या फिर हड़बड़ी में पढ़ रहे हैं, तो ये छोटे छोटे को स्किप कर देता है ब्रेन कभी कभी, है ना, राइट। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड है। और ये बात कर रहा है पन्ना टाइगर रिजर्व एंड एनवायरमेंटल रेगुलेशन इन इंडिया के बारे में है। और ये पन्ना टाइगर रिजर्व से रिलेटेड हमने एक और क्वेश्चन डिस्कस किया है ना, बट वो बेसिकली केन बेतवा रिवर से रिलेटेड था, नॉट डायरेक्टली पन्ना टाइगर रिजर्व। बट यहाँ पे हम डायरेक्टली पन्ना टाइगर रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। पहला है, पन्ना टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विंध्यन हिल रेंज ऑफ मध्य प्रदेश एंड रिप्रेजेंट्स द नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ नेचुरल टीक फॉरेस्ट इन इंडिया। Second statement is, any diversion of land with a designated tiger reserve requires approval from the National Board for Wildlife and recommendation from the National Tiger Conservation Authority. Third statement है, Kane Ghadial Sanctuary located downstream of the Daudan Dam was established specifically for the protection of critically endangered घड़ियाल्स, राइट। तो अब ये तीनों स्टेटमेंट में से कितने सही हैं डिस्कस करते हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व जो है ये विंध्यन रेंज में ही बिलोंग करते हैं, पन्ना एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी में, राइट। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। और ये नेचुरल टीक फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस वेजिटेशन है यहाँ पे, तो स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है हमारा। सेकंड स्टेटमेंट जो है ये भी सही है, क्योंकि अंडर सेक्शन 380 क्लॉज 1 क्लॉज जी ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अगर किसी भी टाइप का अल्टरेशन करना है, नो अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज और डाइवर्जन ऑफ लैंड इन टाइगर रिजर्व कैन टेक प्लेस विदाउट अप्रूवल। तो अप्रूवल लेना ही पड़ेगा अगर किसी भी टाइप का अल्टरेशन करना है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही हो गया। तो यहाँ पे ट्रैप क्या करा जा सकता था आपको, जैसे कि यहाँ पे क्या पूछा गया है कि रिक्वायर्स अप्रूवल, तो यहाँ पे क्या बोल देता है, डू नॉट रिक्वायर अप्रूवल, है ना। सिंपल सा बस 2-4 वर्ड ऐड कर देते हैं, 2-4 वर्ड हटा देते हैं, तो वो स्टेटमेंट सही हो जाता है, वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। हमें बस वही 2-4 स्टेटमेंट को पकड़ना रहता है कि ये स्टेटमेंट, ये वर्ड्स के कारण ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है ये गलत हो गया या फिर सही हो गया, है ना। और उसके लिए हमें क्या चाहिए? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे होगी कि अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से सॉल्व करें क्वेश्चन को पढ़े, फोकस से पढ़े, है ना, तब जाके ये हैबिट्स बिल्डअप होती है। इट्स नॉट जस्ट वन डे, बट धीरे धीरे आप लोग बिल्डअप कर सकते हैं ये हैबिट को, राइट। थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि केन घड़ियाल सेंचुरी जो है ये केन घड़ियाल जो थे उनको ही सेफगार्ड के लिए बनाया गया था, राइट, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड घड़ियाल्स थे, है ना। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा करेक्ट है। लिंकअप हम कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोजेक्ट टाइगर, कंपनसेंट्री अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट, ये सारे से कर सकते हैं। स्पीसीज न्यूज से भी हम कर सकते हैं, राइट, कि पर्टिकुलर अभी पन्ना टाइगर रिजर्व में कौन से स्पीसीज पाए गए हैं। ये भी बहुत सारे न्यूज़ में आते हैं कि अभी डिफरेंट नॉर्थ ईस्ट में, सदर्न स्टेट में, वेस्टर्न घाट में बहुत सारे डिफरेंट स्पीसीज पाए जाते हैं, डिस्कवर करे जाते हैं, राइट। तो उससे भी हम लिंकअप कर सकते हैं। So now let's move on to the next question again. Question number 17, that is again GS3, economy, financial infrastructure and
टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। क्या क्वेश्चन है? विथ रेफरेंस टू कैपिटल मार्केट मैकेनिज्म रेगुलेटेड बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, द सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म enables market participants to borrow shares to facilitate short selling or satisfy settlement obligation without purchasing share in the open market. Second, the tokenization of corporate bond involves converting ownership of rights of a financial bond into a digital token recorded on a distributed ledger technology. Third statement, under SEBI regulation, institutional investors are strictly prohibited from participating in the security lending and borrowing markets. कौन से स्टेटमेंट सही है हमें बताना है, तो चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि सिक्योरिटीज एंड लेंडिंग बोरोइंग मैकेनिज्म जो है ये अलाउ करता है बोरो शेयर करने के लिए, है ना, शॉर्ट सेलिंग और सर्टिफाइड सेटलमेंट ऑब्लिगेशंस के लिए विदाउट परचेसिंग शेयर्स इन ओपन मार्केट, राइट। यहाँ पे ट्रैप करा जा सकता था, आपको विदाउट की जगह विद डाल देता, है ना, तो ये गलत हो जाता, राइट। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा क्या है? सही है। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि टोकनाइजेशन इन्वॉल्व्स रिप्रेजेंटिंग फिजिकल और डीमैटेरियलाइज्ड बॉन्ड सिक्योरिटीज, राइट, और यही बोला गया था सेकंड स्टेटमेंट में भी, तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा क्या है? सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया था कि अंडर सेबी रेगुलेशन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, राइट। ये ट्रैप है, आपको यहाँ पे फंसाया गया था। क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये प्रोहिबिटेड नहीं करा जाता है, बेसिकली एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, है ना, इनको प्रोहिबिट नहीं करा जाता है, ये ट्रेड करते हैं, ये पार्टिसिपेंट्स हैं, सेबी ने इनको अलाउ किया है, राइट। तो ये तीनों ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 1 एंड 2। लिंक हम कर सकते हैं कैपिटल मार्केट, शॉर्ट सेलिंग, डेरिवेटिव्स, जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है हम उससे लिंक कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी से लिंक कर सकते हैं, ब्लॉकचेन, टोकनाइजेशन, ये सारे डिफरेंट टॉपिक से हम लिंक अप कर सकते हैं, राइट। वैल्यू एडिशन में भी मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे दिया है, आप लोग ये पीडीएफ के थ्रू गो थ्रू भी कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, है ना। पीवाईक्यू की अगर हम बात करें तो 2021-23 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये भी बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ही रिलेट करता है ना, तो इससे भी पूछा जा सकता है, राइट। डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली भी पूछा जा सकता है आपसे, है ना। हमें सारे ही पॉइंट्स के लिए रेडी रहना है, हमें इतना खुद को बिल्डअप कर लेना है ताकि किसी भी टाइप का, कोई भी डायनेमिक टाइप का क्वेश्चन पूछे तो हम प्रिपेयर रहें, उसके लिए रेडी रहें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज जीएस3 इकोनॉमिक डिजिटल पेमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड। और ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि अभी यूपीआई से रिलेटेड एक बिल गवर्नमेंट ने पास किया है, उसमें क्या करेगा, तो उसमें क्या होगा, गवर्नमेंट जो है वो यूपीआई ट्रांजेक्शन के ऊपर फी चार्ज कर सकती है अब, है ना। इसका बिल पास हो चुका है लोकसभा में, राइट। तो उसी से रिलेटेड है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ठीक है, जो कि जो फी है उसको चार्ज करा जाता है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, तो उसी से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट इज अ फी चार्ज ऑन द मर्चेंट बाय द बैंक फॉर एक्सेप्टिंग डिजिटल पेमेंट्स थ्रू डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स। सेकंड है, अंडर करंट एनपीसीआई गाइडलाइंस for zero MDR policy and person to merchant P2M transactions, small merchants incur zero transaction fee for standard UPI payments. Third statement है, NPCI is an initiative of the Reserve Bank and the Indian Banks Association under the provision of the Payment and Settlement System Act 2007. चलिए डिस्कस करते हैं एक एक स्टेटमेंट को। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है, क्योंकि MDR जो है ये फी है जो चार्ज करा जाता है बाई चार्ज टू मर्चेंट्स बाय अ बैंक, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। सेकंड स्टेटमेंट जो है ये भी सही है, क्योंकि जो स्मॉल यहाँ पे मर्चेंट्स रहते हैं उनको जीरो फी पे करना रहता है ऑन स्मॉल ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाता है, पहला भी सही है। थर्ड भी यहाँ पे सही है, क्योंकि एनपीसीआई जो है ये 2008 में स्टैब्लिश करा गया था बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन, राइट। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट हमारा सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। लिंक हम कर सकते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, एनपीसीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। इंटरनेशनल ट्रेड से भी हम लिंक अप कर सकते हैं, जैसे फॉरेन ट्रेड बैरियर्स, है ना, ये सारे डिफरेंट टॉपिक से लिंक अप कर सकते हैं। यूपीएससी ट्रैप भी अगर हमने देखा कि कैसे ट्रैप करा जा सकता है आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में, जैसे कि आपको यहाँ पे ईयर में ही ट्रैप करा जा सकता था, 2008 2007 की जगह कुछ और आपको ईयर दिया जा सकता है वहाँ पे, है ना। यहाँ पे आपको बोला है कि स्मॉल मर्चेंट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं रहता है, बट यहाँ पे पूछा जा सकता है कि आपको स्मॉल जो मर्चेंट्स है उनको चार्ज पे करना पड़ता है ना। तो ये बहुत सारे डिफरेंट ट्रैप्स रहते हैं जो सेटअप करा जा सकता है, राइट। यहाँ पे कुछ वैल्यू एडिशन भी पॉइंट्स भी मेंशन कर दिया है मैंने, जैसे एनपीसीआई जो है ये 2008 में स्टैब्लिश करा गया था, है ना। यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये ओपन आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि यूपीआई जो है वो क्या ओपन आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है, राइट। तो ये डिफरेंट वैल्यू एडिशन पॉइंट्स है।
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारा जीएस पेपर 4 दैट इज एथिक्स के क्वेश्चंस। तो एथिक्स का सबसे पहला क्वेश्चन हम क्या पूछा गया देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू पब्लिक गवर्नेंस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड एथिकल स्टीवर्डशिप ऑफ पब्लिक फंड्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, एन एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइजेस व्हेन अ पब्लिक ऑफिशियल्स प्राइवेट फाइनेंशियल इंटरेस्ट डायरेक्टली बायस और इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटीज। Second, a perceived conflict of interest exists when a reasonable observer could reasonably suspect that a decision maker's private interest might improperly influence their professional judgment, regardless of whether bias actually occurred. ठीक है। थर्ड है, इन पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक फंड allocation, voluntary recusal by a conflicted member of a selection panel is always ethically sufficient to guarantee public trust, requiring no further structure or transparency guardrails. ठीक है। तो इसको भी डिस्कस करते हैं एकदम अच्छे से स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि एन एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये डायरेक्ट ओवरलैप करता है बिटवीन एन ऑफिशियल्स पर्सनल और कमर्शियल फाइनेंशियल स्टेक्स एंड देयर ऑफिशियल डिसीजन मेकिंग ड्यूटी। ठीक है। अगर आप ड्यूटी में हो, अगर आप किसी भी टाइप का बायसनेस शो करते हो, या फिर जैसे यहाँ पे मेंशन करा गया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो रहा हो, आपका प्राइवेट फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो डायरेक्टली बायस या इन्फ्लुएंस कर सकता है ना, तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल भी सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, ये भी सही है, अ परसीव्ड और apparent conflict of interest arises when public circumstances create a reasonable appearance of particular partiality or bias to an outside observer, even if the decision maker acted with complete personal honesty and objectivity। अगर आपका किसी भी टाइप का वहाँ पे इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर, मान लो कोई काम चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट है, राइट, तो उसमें अगर आप किसी भी टाइप से आप लिंक्ड अप हो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से, है ना, तो आप अगर उसमें अच्छा भी डिसीजन देते हो विदाउट बायसनेस, तो अब भी लगेगा कि आपने बायस्ड इन्फ्लुएंस्ड होकर डिसीजन दिया है, राइट। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि आपका रिक्यूजल से ही सिर्फ वो पब्लिक ट्रस्ट गारंटी नहीं करता है वहाँ पे, है ना, राइट। रिक्यूजल ऑलवेज सफिशिएंट नहीं होता है, तो स्टेटमेंट थर्ड हमारा गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन ए 1 एंड 2 इज ओनली करेक्ट, है ना। और नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। ये भी एथिक्स से रिलेटेड है, मेडिकल एथिक्स मोरल डायलेमा से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपके लिए क्या मतलब होमवर्क टाइप का है। ठीक है, आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। सही आंसर को मैं हार्ट मार्क कर दूंगा ताकि बाकी को भी पता चल जाए, राइट। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और आप लोग करके जरूर बताएं कि आप लोगों का 20 क्वेश्चन सही हुआ है ना, और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू। लाइक, अगर आपको वीडियो सेशन हमारा पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबा दें आप लोग, ताकि जो हमारा नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए, राइट। सो स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।